आओ रवि आओ, और आकर मेरे अंदर समा जाओ। अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारे परिवार के साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन लेकिन तुम कौन हो? ठीक है, मैं आता हूं। तुम मेरे परिवार के साथ कुछ मत करना। रवि तुरंत अपने खेत के पास वाले पुराने कुएं की तरफ निकल पड़ता है। सुनसान रास्ते पर रवि अकेला था। डर के मारे रवि के रोंगटे खड़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी रवि चलता ही जा रहा था। थोड़ी देर बाद रवि कुएं के पास पहुंच जाता है। आखिर रवि तुम मेरे पास आ ही गए। मैं इस पल का कितने वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। अब देर मत करो, जल्दी से अपनी आंखें बंद करो और इस कुएं में कूद जाओ। रवि डरते हुए अपनी आंखें बंद करके कुएं में कूद जाता है। रवि नीचे गिरता ही जा रहा था। आखिर वो रहस्यमयी आवाज किसकी थी? अब रवि के साथ आगे क्या होगा, उसे जानने के लिए हमें कुछ समय पहले जाना होगा। दरअसल बंजरियापुर नामक गांव के चारों तरफ उस गांव में कमी थी तो बस पानी की। पानी की कमी होने के कारण सारे किसान खेती करना छोड़ चुके थे, लेकिन इस गांव में रहता था एक रवि नाम का किसान। रवि का खेत भी सारे खेतों की तरह बंजर था, लेकिन फिर भी रवि हार नहीं मानता था और हर सीजन एक नई फसल उगाता, फिर उसी फसल से अपनी जीविका चलाता। रवि की एक पत्नी भी थी जिसका नाम था मीरा। उन दोनों के पास एक भी बच्चा नहीं था। खाने की कमी होने के कारण वो दोनों अक्सर पानी पीकर खाली पेट सो जाया करते थे। अरे ओ रवि भाई, इस बंजर खेत में क्यों इतना मेहनत करते हो? वैसे भी तुम्हें इस खेत से तो ज्यादा कुछ मिलता भी नहीं। हाँ शंभू भाई, लेकिन घर पर खाली हाथ बैठना भी तो ठीक नहीं है। बस इसी खेत से जो थोड़ी बहुत फसलें निकलती हैं उन्हें ही बाजार में बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा करता हूँ भाई। भाई तुम देख लेना, वो दिन जल्द ही आएगा जब मैं अपने साथ साथ तुम सब की किस्मत बदल दूंगा। रवि को ऐसी बातें करता देख गांव के सभी लोग उसे पागल समझने लगे थे। उन सबको लगता था कि गरीबी की मार से रवि पागल हो चुका है। कुछ समय खेत में काम करने के बाद शाम तक रवि घर लौट आता है। अजी, आप लौट आए? खेत में तो काफी काम था, आप थक गए होंगे। जाइए हाथ मुंह धो आइए, तब तक मैं आपके लिए खाना परोसती हूँ। हाँ भाग्यवान, खेत में काम करने के बाद तो काफी थकावट हो जाती है। तुम खाना परोसो, तब तक मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। रवि हाथ मुंह धोने चला जाता है। थोड़ी देर में रवि और मीरा खाना खाने बैठ जाते हैं। मैं आपसे एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं नहीं भाग्यवान, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा, तुम कहो तो। अजी, आप उस बंजर खेत में क्यों इतनी मेहनत करते हैं? आखिर हमें उस बंजर खेत से ज्यादा कुछ मिलता भी नहीं। आखिर गांव के कुछ पुरुष तो बगल वाले राज्य में काम करने चले गए हैं, फिर आप क्यों नहीं जाते? मान लो कल को हमारे बच्चे हुए तो फिर हम उनका पालन पोषण कैसे करेंगे? अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो। एक दिन मैं अपना और अपने साथ सारे गांव के लोगों की किस्मत बदल कर दिखलाऊंगा। हे भगवान, आपकी इसी बात से गांव के सारे लोग आपको पागल समझने लगे हैं। न जाने हमारे और इस गांव के साथ आगे क्या होने वाला है। जाने दो भाग्यवान, जब मैं एक दिन सबकी किस्मत बदल दूंगा ना, तो वो सारे लोग मेरे पास भाग कर आएंगे। रवि और मीरा खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह। अरे भाग्यवान, सुनती हो? खेतों में थोड़ा बहुत घास है, मैं जा रहा हूँ खेत में काम करने, शाम तक लौट कर आऊंगा। ठीक है जी, जाइए, लेकिन जल्द ही लौट आइएगा। अरे हाँ हाँ भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही लौट आऊंगा। रवि इतना कहकर खेतों की तरफ जाने लगता है। थोड़ी देर में रवि खेत में पहुंच जाता है और खेतों में
काम करने लगता है। थोड़ी देर काम करने के बाद रवि को प्यास लगती है। अब मैं उस वृक्ष के नीचे रखे हुए मटके से पानी को पीकर थोड़ी देर आराम करके फिर से काम पर लग जाऊंगा। रवि उस वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाता है और बगल में रखे हुए मटके के पानी को पीने लगता है। पानी पीने के बाद रवि की नजर पास के कुएं पर पड़ती है। रवि देखता है कि कुएं की दीवारों पर एक सुंदर चिड़िया बैठी हुई है। वाह, ये चिड़िया तो कितना सुंदर लग रही है। कहीं वो चिड़िया पानी में न गिर जाए। रवि थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर से खेत में काम करने लगता है। कुछ समय बाद अंधेरा होने वाला था। आज तो खेत में काफी काम हो गया। शाम भी होने वाली है। शाम होने से पहले मुझे घर भी पहुंचना होगा। रवि काम करके अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। मीरा घर के सारे काम करके बैठी हुई थी। तभी रवि मीरा के पास आता है। अजी, आप आ गए। आपके बिना मुझे घर पर अच्छा नहीं लगता। हाँ भाग्यवान, मुझे भी तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूं। हम गरीब किसान हैं। अगर हम खेत में काम नहीं करेंगे तो 2 वक्त की रोटी कैसे खाएंगे। रवि मीरा से कहता है। भाग्यवान, अरे बहुत जोरों की भूख लगी है। जो भी घर में रूखी सूखी खाने को है वो लाओ। लेकिन घर में तो सारा राशन खत्म हो गया है। पानी के अलावा घर में अन्न का एक दाना नहीं। चलो फिर ठीक है, कम से कम भरपेट पानी ही पिला दो। रवि पानी पीकर पेट भर लेता है और थका हारा होने के कारण आराम करने लगता है। अगर रात को भरपेट खाना ना खाओ तो अच्छी नींद भी नहीं आती। इतना कहकर रवि सो जाता है। आधी रात को रवि नींद में था। तभी रवि को एक सपना आता है। उठो रवि, अब तुम्हारे गरीबी के दिन खत्म हुए। तुम्हारे खेत के पास वाले पुराने कुएं पर तुम्हारे नसीबों की चाबी छिपी हुई है। वहां पर तुम्हें कुछ अनोखा मिलेगा। तभी रवि की आंख खुल जाती है। ये मैं कैसा सपना देख रहा था। कहीं कहीं साधु बाबा की बात सच तो नहीं। बहुत रात हो गई है। इतनी रात को घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। नहीं, अभी मैं सो जाता हूं। कल सुबह होते ही उस कुएं के पास जाऊंगा। रवि दोबारा सो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से वही सपना देखता है। आओ रवि, आओ और आकर मेरे अंदर समा जाओ। अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारे परिवार के साथ आगे अच्छा नहीं होगा। लेकिन तुम कौन हो? ठीक है, मैं आता हूं, मगर तुम मेरे परिवार के साथ कुछ मत करना। रवि तुरंत अपने खेत के पास वाले पुराने कुएं की तरफ निकल पड़ता है। सुनसान रास्ते पर रवि अकेला था। डर के मारे रवि के रोंगटे खड़े हो चुके थे, लेकिन फिर भी रवि चलता ही जा रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद चांद की रोशनी बिल्कुल अंधेरे में बदल जाती है। आगे तो घना अंधेरा है। अब मैं किस तरफ जाऊं? रुको मत रवि, आगे बढ़ते जाओ। तुम्हारी मंजिल बहुत पास ही है। रवि रहस्यमयी आवाज सुनकर फिर से आगे बढ़ने लगता है। कुछ समय बाद रवि कुएं के पास पहुंच जाता है। आखिर रवि, तुम मेरे पास आ ही गए। मैं इस पल का कितने वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। अब देर मत करो, जल्दी से अपनी आंखें बंद करो और इस कुएं में कूद जाओ। नहीं, इस कुएं के अंदर तो पानी होगा। मैं डूबकर नहीं मरना चाहता। जल्दी कूदो रवि, तुम नहीं मरोगे। ये जादुई कुआं है। तुम्हें यहाँ पर किसी खास मकसद के लिए बुलाया गया है।
रवि रहस्यमयी आवाज सुनकर अपनी आंखें बंद करके कुएं में कूद जाता है। रवि नीचे गिरता ही जा रहा था। कुछ समय बाद रवि एक घने जंगल में गिरता है, जहां चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ पौधे और हरियाली थी। अरे, मैं कहाँ आ गया हूँ? जरा देखो तो, यहाँ चारों तरफ कितनी हरियाली है। तभी रवि की नजर एक साधु बाबा पर पड़ती है, जो आग जलाकर कुछ मंत्र पढ़ रहे होते हैं। आखिर रवि, तुम मेरे पास आ ही गए। मुझे तुम्हारी कितने वर्षों से प्रतीक्षा थी। साधु बाबा, वो आप ही थे जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है? हाँ रवि, मैंने ही तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। तुम्हें किसी खास मकसद से यहाँ पर बुलाया गया है। अब मैं तुम्हें जो बताऊंगा वो तुम ध्यान से सुनना। तुम्हारे खेत के पास एक बड़ा वृक्ष है, जहाँ पर तुम अक्सर बैठकर पानी पिया करते थे। उस वृक्ष के नीचे एक खजाने का नक्शा छिपा हुआ है। तुम वो नक्शा जाकर ले लो। रवि साधु बाबा की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। साधु बाबा, आप सच कह रहे हैं? वही वृक्ष जहाँ पर मैं अक्सर आराम किया करता था? हाँ रवि बेटा, वही वृक्ष। लेकिन साधु बाबा, आप मेरी इतनी सहायता क्यों कर रहे हैं? ये खजाना तो आप किसी और को भी दे सकते थे ना, फिर मुझे ही आपने क्यों दिया है? दरअसल मैंने देखा कि तुम बहुत गरीब हो और अपने साथ साथ सारे गांव वालों की भलाई के बारे में सोचते रहते हो, इसलिए मैंने ये खजाने का रास्ता तुम्हें ही दिखाना सही समझा। और तुम्हारी सहायता करने के बाद मैं इस रहस्यमय जंगल से भी आजाद हो जाऊंगा। रवि सोचता है कि कहीं ये साधु मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे। मेरी सहायता करने के बाद ये कैसे आजाद हो सकते हैं? साधु बाबा, अभी आपने कहा कि मैं इस रहस्यमय जंगल से आजाद हो जाऊंगा, इसका मतलब क्या है? दरअसल कुछ वर्षों पहले एक जंगल में एक भयानक चुड़ैल रहती थी। उस जंगल के बगल में एक छोटा सा गांव था। अक्सर लोग उस जंगल में घूमने आया करते थे, तो वो चुड़ैल उन लोगों को मार कर खा जाती थी। गांव के लोग चुड़ैल से काफी परेशान हो चुके थे। एक दिन सारे गांव के लोग इकट्ठा होकर मेरे पास आए और अपनी समस्या बताई। साधु बाबा, साधु बाबा, आप हमारी सहायता कीजिए। वो भयानक चुड़ैल गांव के लोगों को एक एक करके मार कर खाती जा रही है। अब तो आप ही बस आखिरी सहारा है। कृपया कृपया हम गांव वालों को बचा लीजिए साधु महाराज, हम गांव वालों को बचा लीजिए। ठीक है, चलो गांव वालों, दिखाओ मुझे वो चुड़ैल कहाँ रहती है। सारे गांव के लोग साधु को चुड़ैल के पास ले जाते हैं। तूने इन गांव वालों को बहुत परेशान किया है, अब तेरा अंत निकट है। साधु अपनी दिव्य शक्तियों से चुड़ैल को मार देता है। चुड़ैल मरते मरते साधु को एक श्राप दे देती है। तू एक रहस्यमयी जंगल में कैद हो जाएगा। जब तू किसी ईमानदार किसान की सहायता करेगा तभी तू आजाद हो पाएगा। उस दिन से साधु हमेशा के लिए इस रहस्यमयी जंगल में कैद हो गया था। ठीक है साधु बाबा, तब मैं जल्दी से उस नक्शे के पास जाता हूँ। रवि आंखें बंद करता है और कुएं से बाहर आ जाता है। अभी तो बहुत रात है, कल सुबह होते ही मैं उस पेड़ के नीचे जाकर खुदाई करूंगा। अभी मुझे घर जाना चाहिए। रवि घर जाकर दोबारा सो जाता है। अगली सुबह होते ही, अरे भाग्यवान, सुनती हो? कल रात मुझे एक साधु बाबा ने बुलाया था। उन्होंने मुझे खजाने के नक्शे के बारे में बताया। अब अच्छी बात यह है कि वो नक्शा हमारे खेत के पास वाले पेड़ के नीचे ही है। अजी, आप सही कहा करते थे कि हमारी किस्मत एक दिन जरूर बदलेगी। देखिए, वो दिन आ गया। अगर ये बात सही हुई तो हमारी और हमारे साथ सारे गांव वालों की गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हाँ भाग्यवान,
अब हमें जल्द ही नक्शे के पास पहुंचना चाहिए। रवि और मीरा पेड़ के पास नक्शे की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर में रवि उस वृक्ष के नीचे आकर खुदाई करने लगता है। थोड़ी देर खुदाई करने के बाद उसका फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराता है, मानो कोई बक्सा हो। अजी, लगता है ये वही नक्शा है। आपने वो आवाज सुनी? हाँ भाग्यवान, मैंने भी आवाज सुनी। रुको, अभी मैं उसको निकाल कर देखता हूँ। रवि तुरंत उस बक्से को निकालकर खोलता है। रवि देखता है कि उसमें एक पुराना नक्शा है जिसमें लिखा होता है कि बंजरियापुर नामक गांव से थोड़ा दूर एक जंगल है। उस जंगल में एक पुराना मंदिर है। मंदिर के अंदर एक दरवाजा है। दरवाजे के पीछे खजाना छिपा हुआ है, लेकिन उस दरवाजे को खोलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उस दरवाजे की चाबी एक गहरे तालाब के बीचों बीच एक कमल के फूल में छिपी हुई है। अजी, ये तालाब कहाँ पर है? हमें कैसे पता चलेगा? कहीं इन सब के चक्कर में हम किसी बड़ी मुसीबत में न फंस जाएं। अरे हाँ भाग्यवान, शायद मैं इस तालाब को जानता हूँ। मैं इस तालाब के पास गया हूँ। ऐसी बात है तो हमें जल्दी ही उस तालाब के पास पहुंचना चाहिए। रवि और मीरा तालाब की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ समय बाद वो दोनों तालाब के पास पहुंच जाते हैं। मीरा देखती है कि सच में ये तालाब बहुत बड़ा है और तालाब के बीचों बीच एक कमल का फूल दिखाई पड़ रहा है। हाँ जी, आपने सही कहा था, ये तो वही तालाब है। अब हमें जल्द से जल्द उस कमल के फूल के पास पहुंचकर चाबी ले लेनी चाहिए। भाग्यवान, ये तालाब मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। रवि पास में पड़े पत्थर को उठाकर तालाब के अंदर फेंकता है। पानी में गिरते ही वो पत्थर तुरंत आग में बदलकर जल जाता है। रवि और मीरा ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। देखा भाग्यवान, मुझे लगा ही था ये तालाब कुछ ठीक नहीं है। अच्छा हुआ कि हमने इस तालाब में पैर नहीं रखा, वरना हमारा भी यही हाल होता। हाँ जी, आपने सही कहा था, लेकिन अब हम उस फूल के पास कैसे पहुंचेंगे? भाग्यवान, तुम चिंता मत करो। जब हम यहाँ तक पहुंच ही गए हैं तो आगे भी रास्ता मिल ही जाएगा। रवि और मीरा किसी से सहायता लेने जंगल में जाने लगते हैं ताकि उस फूल के पास पहुंच सकें। अचानक रवि को किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ने लगी, मानो कोई दर्द से चीखता हुआ आदमी। अरे भाग्यवान, तुम्हें भी किसी के दर्द की चीखने की आवाज सुनाई पड़ रही है क्या? हाँ जी, मुझे भी सुनाई पड़ रही है। हमें जल्द से जल्द जाकर देखना चाहिए कि आखिर कौन है जो दर्द से चीख रहा है। रवि और मीरा आवाज सुनकर थोड़ी दूर जाते हैं तो सामने का नजारा देखकर हैरान हो जाते हैं। दरअसल एक साधु के पैरों से खून निकल रहा होता है। अजी, ये तो साधु बाबा के पैरों से खून निकल रहा है। हमें जल्द से जल्द उनके घाव पर जड़ी बूटी का लेप लगाना होगा। रवि और मीरा साधु बाबा के घाव पर जड़ी बूटी का लेप लगा देते हैं। थोड़ी देर बाद साधु बाबा का घाव ठीक हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। अगर तुम सब ना होते तो ना जाने मेरा क्या होता। कोई बात नहीं साधु बाबा, हमने आपको घायल देखा तो आपकी चोट पर लेप लगा दिया। ये तो हमारा फर्ज था। क्या बात है बेटा, तुम बहुत दुखी लग रहे हो। हाँ साधु बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ऐसा क्या हुआ है बेटा, तुम मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर पाऊं। दरअसल साधु बाबा, हमारे गांव में कभी वर्षा नहीं होती और हम एक गरीब किसान हैं। एक साधु बाबा ने हमें खजाने का रास्ता बताया, लेकिन उस खजाने की चाबी एक तालाब के बीचों बीच कमल के फूल में छिपी हुई है। हाँ तो बेटा, इसमें कौन सी चिंता वाली बात है, जाओ और उस चाबी को ले लो। बाबा, यही तो सबसे बड़ी चिंता है। दरअसल उस तालाब में जो भी जाता है वो जलकर तुरंत वहीं पे मर जाता है। अब आप ही बताइए साधु बाबा, मैं उस चाबी तक कैसे पहुंचूं? हाँ, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन तुम चिंता मत करो बालक। मैं तुम्हें कुछ दिव्य शक्तियां देता हूं।
जिससे तुम उस तालाब में जा पाओगे। लेकिन याद रखना, इस शक्ति का असर कुछ ही समय तक रहेगा। अजी, एक खजाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना क्या ठीक होगा? अरे भाग्यवान, अगर हम वो खजाना पा गए तो हमारे साथ साथ सारे गांव वालों की गरीबी खत्म हो जाएगी। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, बस तुम और पूरे गांव वाले खुश रहें। रवि और मीरा साधु बाबा से दिव्य शक्तियां पाकर मायावी तालाब की तरफ निकल पड़ते हैं। दरअसल वो साधु बाबा रूप बदलकर आए होते हैं, जिन्होंने रवि को खजाने का नक्शा बताया था। कुछ समय बाद वो दोनों मायावी तालाब के पास पहुंच जाते हैं। भाग्यवान, तुम यहीं पे रुको, मैं जाकर चाबी लाता हूँ। ठीक है जी, संभल कर जाइएगा। रवि डरते डरते तालाब में जाता है। रवि देखता है कि ना ही वो जल रहा है और ना ही वो पानी में डूब रहा है। रवि समझ चुका था कि ये सब साधु बाबा की दिव्य शक्तियों के कारण ही हुआ है। चलो, जैसे तैसे मैं फूल के पास आ गया, अब जल्दी से चाबी ले लेता हूँ। रवि तुरंत चाबी लेकर तालाब से बाहर मीरा के पास आ जाता है। भाग्यवान, ये देखो, आखिर हमें चाबी मिल ही गई। अब हमें जल्द से जल्द मंदिर पहुंचना चाहिए। मीरा रवि के पास खजाने की चाबी देखकर बहुत खुश होती है। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं, हमें जल्द से जल्द मंदिर पहुंचना चाहिए। शाम हो चुकी थी। रवि और मीरा आज की रात वहीं बिताकर अगली सुबह मंदिर की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ समय बाद वो दोनों मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। अजी, ये मंदिर वही है क्या? हाँ भाग्यवान, नक्शे के हिसाब से तो ये वही मंदिर लगता है। अब हमें मंदिर के अंदर जाकर खजाने का दरवाजा खोलना चाहिए। देखने में तो ये मंदिर काफी पुराना लगता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर सदियों से कोई नहीं आया। अरे भाग्यवान, यहाँ पर कोई पूजा करने आएगा भी कैसे? ये मंदिर जंगल के इतना अंदर जो है। रवि और मीरा मंदिर के अंदर जाकर खजाने का दरवाजा खोजने लगते हैं। बहुत खोजने पर भी दरवाजा उन दोनों को नहीं मिलता। अजी, आखिर वो दरवाजा कहाँ है? इतना ज्यादा खोजने पर भी नहीं मिल रहा। भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, वो दरवाजा जरूर मिलेगा। अच्छे से खोजो। रवि और मीरा फिर से उस दरवाजे को खोजने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उन लोगों को आखिर वो दरवाजा मिल ही जाता है। भाग्यवान, ये देखो, मुझे लगता है यही उस खजाने का दरवाजा है। हाँ जी, मुझे भी यही दरवाजा लगता है। आप जल्दी से उस चाबी से दरवाजा खोलकर देखिए। हाँ भाग्यवान, अभी चाबी से दरवाजे को खोलकर देखता हूँ। तुम हर काम में इतनी जल्दीबाजी क्यों करती हो? रवि उस चाबी को निकालकर जैसे ही उस दरवाजे को खोलता है, उस दरवाजे से बहुत तेजी से रोशनी निकलती है और वो दरवाजा सुनहरी रोशनी के साथ खुल जाता है। मीरा दरवाजा खुलता देख बहुत खुश होती है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आखिर इतनी कठिनाइयों का सामना करने के बाद ये दरवाजा खुल ही गया। अब हमें जल्दी से दरवाजे के अंदर जाकर खजाना देखना चाहिए। रवि और मीरा दोनों खुशी खुशी दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। रवि और मीरा देखते हैं कि उस दरवाजे के अंदर एक बड़ी सी गुफा है, लेकिन उस गुफा के अंदर तो कुछ भी नहीं था। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन दरवाजा खुलते समय तो यहाँ से ही बहुत तेजी से रोशनी निकली थी। फिर वो किस चीज की रोशनी थी? रवि ये सब देखकर हैरान हो जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन नक्शे के हिसाब से तो यहीं पर खजाना होना चाहिए। फिर यहां पर तो कुछ भी नहीं है। कहीं उस साधु की सारी बातें झूठी तो नहीं? मेरे साथ कुछ बड़ा छल हुआ है। रवि को लगता है कि उस साधु ने उसके साथ छल किया है। अब रवि बहुत दुखी हो जाता है। आप दुखी मत होइए जी, जो होना था सो हो चुका। मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि आप इन सब के चक्कर में ना पड़ो, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। मुझे माफ कर दो भाग्यवान, मुझे उस साधु की बातों में आना नहीं चाहिए था। अब हमें घर चलना चाहिए। वैसे भी यहाँ तो कुछ मिलने वाला नहीं है। अजी, आप दुखी मत होइए, जो होता है सो अच्छे के लिए होता है। अब हमें घर चलना चाहिए।
रवि और मीरा घर जाने के लिए जैसे ही मुड़ते हैं, ठीक उसी समय रवि की नजर एक नीले पानी से भरी बोतल पर पड़ती है। बोतल के अंदर से हल्की हल्की सुनहरी रोशनी आ रही थी। अरे भाग्यवान, वो देखो, वहां पर तो बोतल के अंदर से हल्की हल्की। अरे ये कैसी बोतल है? इसके अंदर से तो हल्की हल्की सुनहरी रोशनी आ रही है। खजाना नहीं मिला तो क्या हुआ, कम से कम ये सुनहरी बोतल तो घर ले चलते हैं। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो, कम से कम हम इस बोतल को ही घर ले चलते हैं। रवि और मीरा उस सुनहरी बोतल को लेकर घर की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों घने जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। भाग्यवान, लगता है अब हमें जिंदगी भर यही गरीबी वाला जीवन बिताना होगा, क्योंकि अब तो खजाना मिला ही नहीं। हाँ जी, जाने दीजिए, जब भगवान को यही मंजूर है तो हम कर ही क्या सकते हैं। रवि और मीरा आपस में बातें करते करते घर पहुंचकर चारपाई पर बैठ जाते हैं। भाग्यवान, चलते चलते थक गया हूँ और भूख भी बहुत जोरों की लगी है। घर में जो कुछ भी रूखी सूखी खाने को हो तो ले आओ। मीरा रवि की बात सुनकर दुखी हो जाती है, क्योंकि घर में खाने को एक दाना नहीं होता। अजी, घर में तो खाने को दाना नहीं, अब मैं आपको खाने के लिए क्या दूं? क्या भाग्यवान, सच में घर में खाने को कुछ नहीं है? चलो फिर रहने दो, कम से कम पानी ही पिला दो। शाम तक कुछ पैसों का प्रबंध करता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, अभी मैं पड़ोस की बूढ़ी माँ से कुछ चावल उधार मांग कर लाती हूँ। मीरा बूढ़ी माँ के घर चावल मांगने पहुँच जाती है। अरे ओ बूढ़ी माँ, कहाँ हो? जरा इधर आइए तो। अरे कौन है? इतने जोरों से गला फाड़ रहा है। रुको, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर में बूढ़ी माँ मीरा के पास आती हैं। अरे क्या हुआ मीरा बेटी, तू है क्या? मुझे लगा कौन है जो मुझे इतनी जोरों से आवाज दे रहा है। बूढ़ी माँ, मेरे घर में खाने को एक अन्न का दाना तक नहीं और मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। आप थोड़े चावल दे दीजिए, मैं कुछ दिनों में आपके चावल लौटा दूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं मीरा बेटी, रुक, अभी मैं तेरे लिए अंदर से चावल लाती हूँ। आखिर छोटी मोटी जरूरतों के लिए हम पड़ोसी ही काम आएंगे ना। बूढ़ी माँ मीरा के लिए चावल लाने चली जाती है। कुछ समय बाद बूढ़ी माँ लाल थैली में चावल लाकर मीरा को दे देती है। ये लो मीरा बेटी चावल, और कुछ भी चीज की जरूरत पड़े तो बिना कुछ सोचे मेरे पास चली आना। और हाँ, तुम रवि को बोल दो कि ये खेती बाड़ी छोड़कर कहीं दूसरे गांव काम करने चला जाए। ठीक है बूढ़ी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मीरा चावल लेकर खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। शाम तक मीरा चावल बनाकर रवि को दे देती है। वो दोनों साथ में चावल खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह। भाग्यवान, सुनती हो? मैं जा रहा हूँ खेत में काम करने, शाम तक वापस लौटूंगा। ठीक है जी, जाइए, लेकिन अंधेरा होने से पहले लौट आइएगा। रवि खेत में जा ही रहा होता है, तभी उसकी नजर बोतल में रखी दवाई के ऊपर पड़ती है, जो हल्की हल्की सुनहरी रोशनी के साथ चमक रही होती है। ये कैसा बोतल है जो हर समय हल्की हल्की रोशनी के साथ चमकता रहता है? चलो, इस बोतल को ही ले जाकर खेत में फेंक दूंगा। रवि बोतल को लेकर खेत में काम करने निकल पड़ता है। थोड़ी देर में रवि खेत पहुंच जाता है। जरा देखूं तो इस बोतल के अंदर आखिर है क्या? रवि बोतल को खोलकर देखता है। उसमें नीले रंग का पानी होता है। अरे, ये तो दवाई जैसा लगता है। फेंकने से अच्छा है मैं इस दवाई को अपने खेत में फैला देता हूँ। रवि अनजाने में ही उस जादुई दवाई को अपने पूरे खेत में फैला देता है। रवि को ऐसा करता हुआ गांव का एक लड़का देख लेता है, जिसका नाम था अमित। ए रवि काका, अपने खेतों में कैसी दवाई फैला रहे हैं? हो ना हो ये कोई रहस्य की बात है। और सोचने वाली बात ये है कि उस दवाई से हल्की फुल्की रोशनी निकल रही है। ये बात मुझे गांव वालों को भी बतानी होगी। अमित भागते हुए गांव की तरफ जाने लगता है।
भागते भागते अचानक वो एक बूढ़े बाबा से टकरा जाता है। अरे 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 अरे, तू देख कर नहीं चल सकता क्या? हाँ, और तू इतनी जोरों से क्यों भाग रहा है? तेरे पीछे भूत पड़ा है क्या? भूत तो नहीं बाबा, लेकिन कुछ ऐसा ही समझ लो। अरे क्या मतलब है तेरा? दिन में भी शराब पी रखी है क्या? बाबा, अरे नहीं नहीं बाबा, मैं शराब नहीं पीता। दरअसल हमारे गांव में जो रवि काका है ना, वो अपने खेतों में चमकने वाली दवाई फैला रहे थे। अरे तू सच कह रहा है? हाँ, चमकने वाली दवाई? अरे कहीं ऐसा भी होता है क्या? हाँ। वहीं दूसरी तरफ रवि अपने घर लौट आता है। अरे भाग्यवान, तुम तो दिन भर घर का काम करते करते ही परेशान रहती हो। अरे जरा इधर तो आओ। मीरा रवि के पास आती है। हाँ जी, क्या करूं, घर का थोड़ा थोड़ा काम ज्यादा हो जाता है। भाग्यवान, दिन भर खेत में काम करते करते थकावट हो जाती है। शाम को घर आने पर बहुत जोरों से भूख लगती है। घर में कुछ खाने के लिए है तो लाओ। अजी, घर में तो पानी के अलावा कुछ नहीं। आप कहो तो पानी ही ले आऊं? ठीक है भाग्यवान, कम से कम ठंडा पानी ही लाओ। पानी पीकर ही पेट भर लेता हूँ। मीरा मटके में रखा ठंडा ठंडा पानी लाती है। रवि पेट भर पानी पीकर बिस्तर पर सो जाता है। भर पेट खाना ना खाओ तो अच्छी नींद भी नहीं आती, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, जब भगवान को यही मंजूर है तो। रवि इतना कहकर सो जाता है। अगली सुबह रवि खेत में काम करने के लिए जाता है। रवि देखता है कि जहां तक उसकी नजर जा रही है वो सभी खेत हरे भरे अनाजों से खिल उठे हैं। रवि ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ पर 5 सालों से लगातार एक भी वर्षा नहीं हुई है, फिर भी खेतों में इतना हरा भरा अनाज कहाँ से आ गया? गांव में खुशियों का माहौल छा चुका था। सभी लोग ये देखकर हैरान हो रहे थे कि एक रात में ये सब कैसे बदल गया। बूढ़े बाबा, मुझे लगता है ये सब उस जादुई दवाई के कारण हुआ है, क्योंकि रवि काका कल ही अपने खेतों में उस दवाई को फैला रहे थे। हो न हो ये सब उस जादुई दवाई के कारण ही हुआ है। आज रवि सभी खेतों में फसल को लहराता देख बहुत खुश था। रवि अपनी पत्नी को ये सब बताने के लिए घर जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ सब गांव वालों को पता चल चुका था कि रवि की जादुई दवाई के कारण ही ये सब हुआ है। अरे भाग्यवान, सुनती हो? अरे जल्दी आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ जी, बताइए क्या हुआ? आज आप खेत से बहुत जल्दी आ गए। अरे भाग्यवान, तुम वो सब छोड़ो, आज मैं बहुत खुश हूँ। अजी, ऐसा क्या हुआ जो आज आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं? जरा मुझे भी तो बताइए। भाग्यवान, जानती हो, गांव के सभी खेतों में अचानक एक ही रात में हरी भरी फसलें लहराने लगी। क्या आप सच कह रहे हो? ये तो कोई जादू से कम नहीं। मुझे लगता है कल आपने जो दवाई खेतों में फैलाई थी, कहीं ये सब उसके कारण ही तो नहीं हुआ है। रवि समझ चुका था कि ये सब उस जादुई दवाई के कारण ही हुआ है। हाँ भाग्यवान, अब मुझे भी लगता है कि ये सब उस जादुई दवाई के कारण ही हुआ है। गांव के सभी लोग रवि को चतुर किसान के नाम से जानने लगे थे। रवि भी ये बात समझ चुका था कि किसानों के लिए उनकी फसल ही सबसे बड़ा खजाना होती है। इसलिए साधु बाबा ने उसे इस जादुई दवाई तक पहुंचाया था। किसान की चतुराई की खबर राजा के पास पहुंचती है। मंत्री जी, हमने सुना है कि हमारे राज्य के किसी किसान की चतुराई के कारण एक ही रात में बंजर खेतों में हरी भरी फसलें लहलहाने लगी हैं। आखिर ये सब उस किसान ने कैसे किया? महाराज, मैंने भी गांव के कुछ लोगों को कहते सुना है कि उसने कोई जादुई दवाई खेतों में डाली थी। इसी दवाई के कारण ये सब चमत्कार हुआ है। मंत्री जी, हमें गर्व है कि हमारे राज्य में एक चतुर किसान है। इसकी चतुराई के कारण ही आज कितने दिनों के बाद हरी भरी फसलें देखने को मिली है। मैं उस किसान से बहुत खुश हूँ। मंत्री जी, उस किसान को राजमहल बुलाया जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज।
अभी मैं उस किसान को राजमहल बुला कर लाता हूँ। मंत्री किसान को राजमहल लाने चले जाते हैं। जल्द ही मंत्री रवि और मीरा को लेकर राजमहल आ जाते हैं। क्या हुआ महाराज, आपने हमें राजमहल बुलाया है? हमसे कोई भूल हुई है क्या? अगर हमसे कोई अनजाने में भूल हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिए महाराज। नहीं नहीं किसान, तुमने कोई गलती नहीं की है, बल्कि मैं तुम्हारी चतुराई से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो भी मांगना चाहते हो मांग सकते हो। महाराज, अगर आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो आपको जो भी अच्छा लगे हमें दे दीजिए। आप जो भी देंगे हम उसे खुशी खुशी ले लेंगे। तो ठीक है, आज से तुम हमारे राजमहल के लिए अपने खेतों में अनाज उगाओगे और हम किसी व्यापारी से अनाज न लेकर तुम जैसे चतुर किसान से व्यापार करेंगे, ताकि तुम्हें और अधिक धन की प्राप्ति हो। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। राजमहल की सेवा में हम हमेशा तत्पर रहेंगे और मेहनत करके दुगना अनाज उपजाएंगे। हमें ये काम देकर आपने हमारी बहुत सहायता की है महाराज। रवि राजमहल से अनाज के व्यापार की बात से काफी खुश था। किसान की चतुराई के कारण अब पूरे राज्य में खुशहाली आ गई। ऐसी दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।